हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने बात की थी कि सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई। उसके बाद हमने बात की थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में 3 पार्ट थे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आप पहले वाले वीडियोज़ में देख चुके हो, नहीं देखा तो प्लीज़ आप अपने उसमें देख लें, नीचे आपको उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे टर्म है ग्लोब से बनी, ग्लोब यानी कि पूरी जो वर्ल्ड है वो एक साथ। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन है क्या कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं यानी जितने भी देश हैं सभी देशों को इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, सभी इकोनॉमीज को मतलब एक दूसरे से जोड़ देना, इज टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ही मार्केट हो, पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो, एक ही मार्केट हो, उसे हमने कहा है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्री इंटरेक्शन अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लाइक जैसे ट्रेड करने में आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, टेक्नोलॉजी को आप एक दूसरे को यूज़ कर सकें, लोन्स आप ले सकें, दूसरी कंट्री को दे सकें, इन्वेस्टमेंट वो आपके यहाँ पे कर सकें, आप दूसरे देशों में कर सकें। तो जो ये सारा फ्री इंटरेक्शन है सभी कंट्रीज के बीच में, यहाँ पे कहूँ सभी इकोनॉमीज के बीच में, इस टर्म एज ग्लोबलाइजेशन। उसे हमने क्या कहा है, ग्लोबलाइजेशन का है। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसके अंदर क्या क्या पॉलिसीज को उस टाइम अपनाया गया था कब, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आए थे हमारे 1991 के अंदर। तो 1991 के अंदर कुछ पॉलिसीज, कुछ मेजर्स को अडॉप्ट किया गया कि जिससे हम ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपरली उसके अंदर अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला इंक्रीज इन एफडीआई। इंक्रीज इन एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तो जैसे हमें पता है कि 1991 तक, कब तक बेटा, 1991 तक जो कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जो वो कर सकती थी इन्वेस्ट, वो केवल लिमिट थी कितनी थी, 40% थी। लेकिन 1991 के बाद बढ़ाकर इसको बाद में इंक्रीज कर इसको 51% टू 100%, यानी कुछ इंडस्ट्रीज में 100% तक अलाउड किया गया और 51% से लेकर 100% तक आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसको बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या होगा कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के अंदर क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है और वहाँ से रिटर्न अर्न कर सकती है, जिससे जो मार्केट है वो हमारा क्या होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले रेस्ट्रिक्शन था 1991 तक कि आप केवल 40% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग इसमें कहा कि 100% तक अब आप क्या कर सकते हो, 1991 के बाद इन्वेस्ट कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते। लेकिन एक एक्ट बनाया गया, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया गया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है, उसके बेसिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इंक्रीज इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। मैं कहूँ या फिर इक्विटी ओरिएंटेड जो था उसको इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर हम जो दूसरी करेंसीज हैं और जो हमारी करेंसीज उनको एक्सचेंज कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। तो इसमें बेटा 2 मिनट, पहले पार्शियल यानी पहले कुछ अलाउड किया, पार्शियली कन्वर्टेबिलिटी आई पहले कब, 1992-93 के अंदर, 1992-1993 के अंदर पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड की गई। लेकिन 1993 और 1994 के अंदर जो है वो फुल कन्वर्टेबिलिटी हमें अलाउड कर दी गई। तो देखिए पहले कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो रूपी को भी उसके लिए अलाउड किया गया, क्योंकि अगर हमें दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा रुपीज़ का। तो पहले पार्शियल यानी कि पहले कुछ हद तक अलाउड किया 1992-93 के अंदर, फिर 1993 और 1994 के अंदर उसे फुली अलाउड कर दिया गया, जिससे हमारा जो ट्रेड है चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे वो गुड्स का हो, धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ चला गया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में क्या कहते हैं कि लंबे समय के लिए पॉलिसीज बनाना। ठीक है, तो उसके अंदर उस समय 5 ईयर ट्रेड पॉलिसी बनाई गई कि 5 इयर्स तक, आने वाले 5 सालों तक के लिए हम अपने ट्रेड को, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मार्केट साइज को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके गुड्स को आप दूसरे देशों से इंपोर्ट भी कर सकते हो और अपने गुड्स को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो 5 इयर्स के लिए वो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, और उसके बेसिस पर लंबे समय तक ताकि हमें बेनिफिट्स मिल सके वो किया गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर इसके अलावा बात करें तो रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब क्या होता है, जो टैक्सेशन और जो
चार्जेस हम इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, तो उसको रिड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि पहले हमने जब 1950 के अंदर जब हमारे प्लानिंग कमीशन बनाया गया, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा तो हमने जो ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी थी वो इम्पोज कर दी कि हमने इंपोर्ट्स करने बंद कर दिए, क्योंकि हमने क्या किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कर ही नहीं रहे थे। तो 1991 के अंदर जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए तो हमने डिसाइड किया कि अब हम अपने टैरिफ्स को कम कर देंगे, जिससे इजीली फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो किए जा सके। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा दिए थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, उन टैक्सेशंस को कम कर दिया गया, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सके। द नेक्स्ट वन इज विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हमने इम्पोज कर दिए थे किसके ऊपर, इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम इन गुड्स को मंगवाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, हटा दिया गया। कि अब आपके लिए हमारे पास पहले क्या था कि हम जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, केवल कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और हम यहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या नहीं कर सकते, या टेक्नोलॉजी की वजह से क्या नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, केवल हम उनको इंपोर्ट करते थे, कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट नहीं करते। लेकिन 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उन रेस्ट्रिक्शंस को हमने हटा दिया कि आप जिनको चाहो उनको क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का साथ देने के लिए वो जैसा चाहता है। तो बात आती है कि WTO क्या है। WTO की अगर हम बात करें बेटा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बना, 1995 के अंदर। कब बनाया गया, 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन था। सक्सेसर मतलब पहले, इससे पहले कुछ और था, और उसको कन्वर्ट कर कर हमने क्या बना दिया, WTO। तो इससे पहले क्या हुआ करता था बेटा, GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स ये एक एक्ट बनाया हुआ था पहले हमारे लिए, जनरल एक एग्रीमेंट था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, WTO के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो GATT जो था वो कब बना था, 1948 में बना था। GATT कब बना था बेटा, 1948 के अंदर। तो उस समय इसकी 23 कंट्रीज मेंबर हुआ करती थी, और फिर 1995 के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। कब, 1995 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेटा जनेवा में है। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, जिनेवा। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो बात आती है कि WTO करता क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संस्था है। तो विश्व व्यापार में क्या करता है, ये उन सभी कंट्रीज को बाध्य करता है कि वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, यानी कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, किसके रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि आसानी से एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सके। कोई भी कंट्रीज आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी के जो अपने ऑप्शंस हैं उनको अप्लाई ना कर सके, ठीक है। तो ये फ्रीली ट्रेड करता है, जिससे क्या होता है, किसी भी कंट्रीज का जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाता है। पहले मान लो इंडिया है, इंडिया विद इन इंडिया ही क्या कर सकता था, ट्रेड कर सकता है। लेकिन अब इंडिया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उनके साथ भी क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो पहले हमारे लिए मार्केट साइज कितना था, केवल यही था। अब हमारे लिए भी मार्केट है सारे, क्योंकि हम फ्रीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। किसका, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हम इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे हम लोन लेना चाहें, तो हमारे लिए मार्केट साइज क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो WTO उसके रिगार्डिंग वर्क करता है कि कोई भी कंट्री है वो आपस में ईजिली मैनर में क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। फिर अब हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके क्या क्या इफेक्ट रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी हम आज क्या पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या क्या पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की थी, और WTO के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।